नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में आज बात होगी राजस्थान में मतदान की तैयारियों की, और आखिर कैसी है राजस्थान में मतदान की तैयारियां, ये हम जानेंगे। और कैसे हैं सुरक्षा के इंतजाम, साथ ही बताएंगे तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां, और जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं के साथ। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो सबसे पहले बात राजस्थान चुनाव की, जहां 199 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे पहले करीब महीने भर प्रदेश में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया और जनता के सामने अपने दावे और वादों को सामने रखा। अब बारी जनता की है, लेकिन मतदान कल है, जिसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने कमर कस ली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 199 सीटों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 34 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही प्रदेश में 624 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। यदि नए मतदाता की बात करें तो इस बार 22.73 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 52,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 383 सहायक मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिला कर्मियों द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र 200, युवा कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र 1600 और आदर्श मतदान के रूप में 1600 केंद्रों को स्थापित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई है। एक्शन टीमें भी बनाई गई हैं जो कि क्विक एक्शन लेने के लिए तत्पर रहेंगी। जो एरिया जहां संवेदनशीलता अधिक है, ऐसे इन एरियाज के लिए साथ में वेबकास्टिंग का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा टूल है। पहली बार हम इतने संख्या में इसका उपयोग कर रहे हैं। लगभग 12,000 के आसपास पोलिंग स्टेशन होंगे और 9,300 से 600 तक पोलिंग लोकेशंस हैं, जहां पर ये जो पोलिंग स्टेशंस के नंबर के आधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए शासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अन्य राज्यों से भी कुछ होमगार्ड आए, तो इस तरह से लगभग 1 लाख के आसपास तो पुलिसकर्मी हैं। सब मिलाते हैं तो 1,73,000 के आसपास सभी फोर्सेस, जो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, होमगार्ड्स और सभी इंक्लूडेड है, या अन्य राज्यों से जो कुछ पुलिस आई है, तो सब मिलाकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है हम कई दिनों से कर रहा है। मोहल्ला मीटिंग्स कर रहा है, रूट मार्चेस कर रहा है। अगर किसी के मन में कोई आशंका है कि कोई हमें इंटिमिडेट करें, उन व्यक्तियों के खिलाफ भी हम, ट्रबल मॉन्गर्स के खिलाफ हम कार्रवाई किया है, प्रिवेंटिव एक्शन किया है। गौर करने वाली बात है कि साल 2013 और 2018 के चुनावों के साथ 2023 में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो इस बार भी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर मतदान नहीं होगा। सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान होगा। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण मतदान रद्द कर दिया गया है। राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन बीएसपी, आम आदमी पार्टी समेत बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इस पर होगी सबकी नजरें। नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को होगा। राजस्थान से नीरज सिंह, विशाल बैरिस्टो और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों के बाद राज्य की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस वोटिंग प्रक्रिया में राज्य भर के 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। राजस्थान के रण से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। राजस्थान में एक चरण में 25 नवंबर को मतदान होना है और उसके लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं
वो आज रवाना होना सुबह से ही शुरू हो गई। 199 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इसके लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं, वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है और निश्चित तौर पर देखें तो उम्मीद यही है कि मतदान प्रतिशत पिछले मतदान प्रतिशत के मुकाबले बेहतर होगा। यानी 5 साल पहले जो मतदान प्रतिशत था उससे ज़्यादा संख्या में लोग घरों से निकलेंगे। हमने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले देखा, बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मतदाताओं को लुभाने में। बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं हुई, रोड शो हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनाव प्रचार के लिए आए और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अशोक गहलोत को धुआंधार चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को लेकर तमाम एक तरह से आरोप लगाए और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो चुनाव का रंग भी हम कहें कि बहुत तीखा रहा आरोप प्रत्यारोप के बीच जब चुनाव प्रचार चल रहा था। तो ऐसे में अब बारी है आम जनता की, यानी कल 25 नवंबर को 199 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता जनार्दन को करना है। मोटे तौर पर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला राजस्थान में होता है। कुछ सीटों पर जरूर ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय या फिर छोटे दल के प्रत्याशी, क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी त्रिकोण बनाने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन क्या अंतिम तौर पर नतीजा होगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। कल जनता जनार्दन 199 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रही है। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, उदयपुर। और मतदान से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में सभी मतदान करें। अधिकतम मतदान से लोकतंत्र की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजस्थान की उन्नति और प्रगति को दिशा देने के लिए सभी लोग वोट डालें। मेरे परिवारजनों, 25 नवंबर 2023 शनिवार को राजस्थान के अंदर हम लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है जब हम सब मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुनेंगे। हमारा मतदान का अधिकार है। हम राजस्थान के सब लोग राजस्थान की उन्नति, प्रगति और दिशा निर्धारित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो अब से कुछ घंटों के बाद राजस्थान की जनता अपने नई सरकार का फैसला करेगी और अभी क्या स्थिति है और चुनाव के जो सिर्फ अब मतदान से जो कुछ घंटे पहले बचे हैं किस तरफ राजनीतिक बयार बह रही है, क्या राजनीतिक मुद्दे हावी रहे पूरे चुनाव प्रचार में, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल बैरिस्टो जो जयपुर से हैं, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र मिश्र जो उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप 2 दशक से ज़्यादा हो चुका है आपको राजस्थान की राजनीति को आपने कवर किया है, बेहद करीबी नज़र आप राजस्थान की राजनीति पर रखते रहे हैं। ये जो चुनाव है 2023 का, आपने देखा लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, अब जब कल मतदान है तो लगता है कि कौन से वो मुद्दे रहे जो पूरे चुनाव प्रचार को जिन्होंने प्रभावित किया और आम वोटर्स को प्रभावित किया? से ये परंपरा रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने काफी जोर लगाया। उन्होंने अपना पूरा पिटारा खोल दिया और तरह तरह की योजनाएं उन्होंने सामने रख दी जनता के सामने। इतना तो तय है कि जो भी सरकार आएगी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली, क्योंकि इतना बोझ राजकोष पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये आप फ्रीबीज को कैसे देंगे ये एक बड़ा सवाल है। जब तक आप मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर महिला अत्याचार और किसान का जो मुद्दा था वो बीजेपी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया और लाल डायरी का मुद्दा बार बार छाया रहा। इसके अपने मंत्री को रिजाइन करना पड़ा, इनको अपने मंत्री को हटाया गया और तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चलते रहे। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस का चेहरा हर तरफ नजर आया अशोक गहलोत का। हर योजना पर अशोक गहलोत का चेहरा था और आखिरी कुछ दिनों में सचिन पायलट के साथ उनकी फोटो को जोड़ा गया।
तो जो राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट का जो मुद्दा था वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। खासतौर से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है इस लड़ाई के चलते। उधर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस बार ये रहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा तो है, लेकिन बीजेपी के लिए एक जो चैलेंज रहा वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाता है कि भाई सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ, वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आई। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और वसुंधरा राजे का भी बीजेपी को कितना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे को उन्होंने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित नहीं किया। और टिकटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर फाइटिंग थी, वैसे ही बीजेपी के अंदर भी रस्साकशी दिखाई दी। ठीक, शैलेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने जहां ये कहा कि पीएम मोदी ही गारंटी है, वहीं कांग्रेस 7 गारंटी की बात करती रही, लेकिन बार बार बीजेपी कहती रही कि मोदी खुद गारंटी का दूसरा नाम है। तो इसने कितना असर दिखाया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तब ये सवाल पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत स्पष्ट जवाब इसमें दिया गया कि विधायक दल के नेता का चुनाव विधायक करेंगे जो चुनकर आएंगे, और केंद्रीय जो बोर्ड है, बीजेपी का संसदीय बोर्ड जो सर्वोच्च बॉडी है, वो फैसला करेगी। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जनता जनार्दन हमेशा तय करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में चुनाव बाद आने वाली है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखें तो सकारात्मक बात यह है कि बीजेपी ने जो पिच तैयार की चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को उस तरह से पिच पर आके बैटिंग करने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये एक बीजेपी के लिए सफलता है कि उसने जब पेट्रोल ज्यादा कीमत होने की बात कही राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात के मुकाबले, तब उस पर सफाई देनी पड़ी अशोक गहलोत को। जब बीजेपी ने तमाम अन्य मुद्दों को उठाया कि कैसे राजस्थान में अत्याचार के मामले में राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, तो हमने देखा कि उसमें सफाई आई। तो जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से उठाया गया, उसमें यह दिखाई दिया कि बीजेपी ने जिन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस उस पर बैकफुट पर नजर आई और दूसरी बात करती नजर आई कि उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है और बाकी बातें। तो निश्चित तौर पर ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हमें कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ले सकती है। ठीक, शैलेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और अब से कुछ घंटों बाद राजस्थान की जनता अपने भाग्य का फैसला करेगी, लेकिन जनादेश में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह की हैं तैयारियां। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में आज सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतरे। बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। अमित शाह ने केसीआर, एआईएमआईएम और कांग्रेस को तीनों पार्टियों को परिवारवादी पार्टियां बताया। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने निजामाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों को परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा ही तेलंगाना के लोगों की अपनी पार्टी है। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मंत्री बनाने के लिए पैसे लेती हैं। उन्होंने केसीआर सरकार को हटाने की जनता से अपील की। कांग्रेस पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस ये तेलंगाना को एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहां मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है। जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की गवर्नमेंट इस देश में चल रही है, जिन भी स्टेट्स में, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता एक भी करप्शन हमारे ऊपर लगा हो चार्ज। हम लोग जानते हैं कि हम कहते हैं, और तेलंगाना के लोग भी ये कहते हैं, स्टेट फर्स्ट, लेकिन टीआरएस कहती है फैमिली फर्स्ट। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी, बहनों भाइयों, यहां फैमिली फर्स्ट नहीं होगी बल्कि तेलंगाना फर्स्ट होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पालकुर्थी में जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी चरम पर है। तेलंगाना में जब युवा परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और इस कारण बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की है। आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे जो ऊंचे प्रदेश हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से है। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फीस देते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करते हो, पेपर देते हो, पेपर लीक हो जाता है। बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की है इसके चलते। बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनाव प्रचार के दौरान रामगुंडम में प्रजा आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। वहीं बीआरएस की नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने निजामाबाद के नागाराम में रोड शो किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार शतक के साथ वापसी कर रही है। हमें तो पूरा विश्वास है अच्छे नंबर से वापस आ जाए, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम बना है, जो भी हमारा स्कीम बना है, ये स्कीम टाइम बाउंड नहीं है, ये कंटिन्यू होने वाला स्कीम है। तो आज आपको अगर कुछ फायदा मिला तो कल मुझे मिलेगा, तो ये विश्वास हमने लोगों में भर के रखा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो भी किया। अमित शाह के रोड शो में बड़ा जनसैलाब उमड़ा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना के विकाराबाद में रोड शो किया। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स विधानसभा सीट की राजनीतिक पिच पर कांग्रेस की तरफ से जहां भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका मुकाबला बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम के साथ है। ऐसे में अपने स्टाइलिश फ्लिक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर अजहरुद्दीन 30 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को क्लीन बोल्ड कर पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।
तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। 119 सदस्यों वाली विधानसभा में एक सीट ऐसी है जो इस बार के चुनाव में खासा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि मैदान इस समय खेल का नहीं राजनीति का है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुबली हिल्स विधानसभा सीट की, जहां की राजनीति पिच पर कांग्रेस की तरफ से क्रिकेट के मैदान पर अपनी कलात्मक बैटिंग और स्लिप में अपनी फील्डिंग के लिए मशहूर रहे मोहम्मद अजरुद्दीन को मैदान में उतारा है, जहां इनका मुकाबला मैदान में बाकी के 18 प्रत्याशियों से है। मेरी स्ट्रेंथ यही है कि यहाँ पे जो एमएलए उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो मेरी स्ट्रेंथ है। और लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए और काम होना चाहिए, जो कि काम 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। जब से तेलंगाना यहाँ पे दिया गया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बावजूद बीआरएस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। वहीं इस सीट से पिछली बार के विजेता रहे बीआरएस उम्मीदवार गोपीनाथ का कहना है कि दूसरी बार भी जनता उनको समर्थन देगी, जबकि भाजपा का मानना है कि तेलंगाना के लोग भारत राष्ट्र समिति के 10 साल के शासन से परेशान हैं। वहीं एआईएमआईएम शक्पेट से मौजूदा पार्षद रशीद फराजुद्दीन भी चुनावी मैदान में अपना दावा ठोक रहे हैं। 100% जीता थे, क्या बोलते हम लोग 2 टाइम्स जीतने का वजह हम लोग हमेशा पब्लिक के साथ है और पब्लिक में है, और बीच में कॉर्पोरेशन इलेक्शंस भी हो तो पूरा 100% हम लोग ही विन्यू है इधर ये कॉन्स्टिट्यूंसी। जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत सिटी में, न्यू सिटी में गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे क्लीन रोड ही नहीं है। आप जो देख रहे हैं, जैसे भी आप कहाँ का भी फिरे तो भी रोडा नहीं है। पूरा हाई टेंशन वायर जाएगा इस गाँव में। और इससे ज्यादा सबसे पहला चीज जो है, यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, रेगुलराइज नहीं है। जो भी लैंड है उन लोग पुराने, वो जो भी एमएलए है आपको रेगुलराइज करता हूं बोल के पूरा वोट डालने के बाद उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। हम पब्लिक के मिडिल में हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं। हम सिटिंग कॉर्पोरेटर है, हमारे 2 कॉर्पोरेटर यहाँ मौजूद है। हम पार्टी के लिए 24 आवर्स काम करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। हम फिर 4 दिसंबर से हम आवाम के दरमियान में रहेंगे। ये लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अच्छे बुरे में पब्लिक के हम रहते हैं। हमको यही उम्मीद है और इंशाल्लाह यहाँ से मैं पार्टी विन होगी। बात अगर चुनावी मुद्दे की करें तो सड़क, पीने के पानी के साथ क्षेत्र का विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। हमारे पास यहाँ मोहल्ले के अंदर सबसे बड़ा एजुकेशन का मुद्दा है, और दूसरी चीज प्लेग्राउंड नहीं है यहाँ पर, और तीसरी चीज यहाँ रोड जो है काफी जमाने के पुराने रोड है, जो तब्दीली चाहिए उसके अंदर। हम देखेंगे कि सिटी में डेवलपमेंट कौन कर रहा, क्या कर रहा, हमारा क्या फायदा होने वाला है, उस आदमी को वोट डालेंगे। जुबली हिल्स विधानसभा सीट में मतदाताओं की बात करें तो यहां कुल मतदाता लगभग 3,85,265 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2,20,308 हैं और महिला मतदाता 1,82,937, जबकि थर्ड जेंडर 20 हैं। और अब देखना होगा कि जनता किसको जनादेश देती है। इसका पता तो 3 दिसंबर को चल ही जाएगा। ये बात जरूर है कि अगर क्रिकेट में आउट होते हैं तो जल्द मैदान पर वापस दिखाई देते हैं, और अगर सियासत की पिच पर आउट हुए इसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, जुबली हिल, हैदराबाद, तेलंगाना। जनादेश में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चुनावी खबरें जारी रहेंगी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और इसी बीच चुनाव आयोग ने हाल ही में बताया है कि इन राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक करीब 1760 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जब्त की गई है। यह 2018 में इन 5 राज्यों में मिली रकम से 7 गुना ज्यादा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत का संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए के बीच भारत निर्वाचन आयोग को तमाम शक्तियां प्रदान करता है। इन शक्तियों में भारत निर्वाचन आयोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध होता है कि वह देश में चुनावों के दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और इन इलेक्शंस को संपन्न कराने में उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत निष्पक्ष होती है। हाल ही में हो रहे इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारी मात्रा में जब्ती की गई है। करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की रुपए और जो अन्य चीज़ें जब्त की गई हैं वह बेहद अभूतपूर्व है। अगर इसे पिछले चुनावों से तुलना की जाए तो ये करीब 7 गुना अधिक है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन जब्तियों के दौरान कैश, लिकर और ऐसे मादक पदार्थ जब्त किए हैं जो चुनावों के दौरान लोगों को लुभाने का काम करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की यह कार्रवाई निश्चित तौर से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।